हाय एवरीवन। आज हम लोग पालमपुर गांव की कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करना है, जिसमें हम लोग पालमपुर नाम का एक काल्पनिक गांव है ना, ये पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। ये पालमपुर काल्पनिक गांव है, वास्तविक नहीं है, लेकिन वैसा ही हम लोग सोचेंगे, कल्पना करेंगे जैसा एक गांव सचमुच में होता है। ये एक स्मार्ट विलेज टाइप का है ना। यहाँ पे बहुत प्रकार की अलग अलग सुविधाएं हैं। स्मार्ट गांव इसको बोल सकते हैं, है ना। पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे और इस कहानी के माध्यम से हम लोग गांव में जितने भी प्रकार की उत्पादन की गतिविधि होती है, गांव में उत्पादन की गतिविधि जो होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं गांव एक, हम लोग जानते हैं कि गांव में मुख्य रूप से कृषि का कार्य होता है। ठीक है, मुख्य रूप से कृषि का कार्य होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। ये सब के बारे में जानेंगे। पहले पालमपुर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, पालमपुर कैसा गांव है ना, एक कल्पना कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद पालमपुर के बारे में जानेंगे और भी इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। पालमपुर एक स्मार्ट विलेज है, हम पहले भी बताएं, ये स्मार्ट विलेज टाइप का। यहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था है ना, सभी के घरों में लगभग लाइट है। ये इस गांव में 450 फैमिली रहते हैं, 450 फैमिली रहते हैं। इसमें से जो 80 फैमिली हैं वो लोग अपर कास्ट से है, उच्च जाति के परिवार है। ठीक है, अपर कास्ट जिसको बोलते हैं, उच्च जाति के परिवार है। उसके बाद 450 में 80 फैमिली तो वो हो गया, और इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा, 150 इसका हो जाएगा। अब देखिए 450 को एक तिहाई करेंगे तो ये 150 आएगा। 150 जो फैमिली है, ठीक है, ये ST SC है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति से है। अपर कास्ट का जो फैमिली है, इसके जो घर है वो अच्छे हैं, पक्की ईंटों की है ना। इनका जो घर है वो घास फूस का बना हुआ है, झोपड़ी नुमा है। ठीक है, ये गांव के एक कोना में रहते हैं, कहीं साइड में रहते हैं, ये जो ST SC के लोग हैं। ठीक है, इस गांव में पहले भी हम बताएं अभी कि अधिकांश घरों में बिजली है, बिजली की सुविधा यहाँ पे है। नलकूप जो है, नलकूप जिससे पानी निकलता है वो बिजली से ही चलता है। इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, और एक सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, एक हॉस्पिटल भी है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है गांव में। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। मतलब एक गांव है स्मार्ट विलेज टाइप का, है ना। स्मार्ट विलेज इसको बोल सकते हैं क्योंकि इस गांव में लगभग वो सारा सुविधा, वो सारा फैसिलिटी है जो एक स्मार्ट विलेज में होता है। ये हम लोग का कल्पना मात्र है। अब पालमपुर वास्तविक गांव है या नहीं है, ये तो हम लोग में से कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन हम लोग कल्पना किए। हो भी सकता है एक होगा पालमपुर नाम का कोई गांव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पालमपुर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अभी तक पालमपुर में हम ये सब देखे कि 450 फैमिली रहते हैं, 80 फैमिली उसमें से अपर कास्ट के हैं, है ना। 1/3 जो है, एक तिहाई जो है वो ST SC है ना, जो गांव के एक कोना में रहते हैं, झोपड़ी और घास फूस का उनका घर बना हुआ है। अपर कास्ट फैमिली का घर पक्की ईंट का बना हुआ है। लगभग सभी घरों में बिजली की व्यवस्था है ना, नलकूप बिजली से चलता है। ठीक है, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक सेकेंडरी स्कूल है, एक हाई स्कूल भी है। ठीक ना, एक सेकेंडरी वही हाई स्कूल हो गया, सेकेंडरी स्कूल है, एक हॉस्पिटल भी है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और प्राइवेट भी है जहाँ पे रोगी लोग का उपचार होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब ये
जो पालमपुर है, पालमपुर इससे 3 किलोमीटर दूर पे एक और गांव है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में इससे पहले थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं इस गांव के बारे में, उसके बाद इस पे हम लोग चलेंगे। पालमपुर गांव में 2 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। एक कृषिगत कृषिगत आर्थिक क्रिया, और दूसरा गैर कृषिगत आर्थिक क्रिया। गैर कृषिगत आर्थिक क्रिया। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है ना। ये जो कृषिगत है इसमें कृषि से संबंधित कार्य होते होंगे, और ये जो गैर कृषिगत है इसमें छोटा मोटा उद्योग है ना, जैसे कि चटाई बनाना या फिर और भी वैसा कुछ छोटे स्तर पे है ना, कुछ वस्तु का निर्माण करना, वो गैर कृषि में आ गया। ये 2 प्रकार की आर्थिक गतिविधि पालमपुर गांव में होती थी। इसके बारे में डिटेल में और इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि 2 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती थी, कृषिगत और गैर कृषिगत। ठीक है। गैर कृषिगत में जैसे दुकान भी आप ले सकते हैं, छोटा सा कोई दुकान दे दिया है। ठीक है। कोई आदमी जैसे मान के चलिए कि छोटा सा कंप्यूटर का भी एक दुकान खोल दिया है। ठीक है। कोई चटाई बना रहा है। अब थोड़ा सा पालमपुर के आसपास जो गांव बसे हुए थे उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पालमपुर गांव जो है, इससे 3 किलोमीटर दूर पे एक गांव है जिसका नाम है रायगंज। रायगंज। ये दोनों के बीच में जो सड़क है ना, ये अच्छी सड़क है जिसमें कार है ना, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब परिवहन का सुविधा है। पालमपुर जो है एक सामने के गांव जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है एक रोड के माध्यम से, है ना। यहाँ पे परिवहन का अच्छा खासा विकास हो गया है। ठीक है। रायगंज के बगल में भी एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शाहपुर। ये गांव जो है शाहपुर है। ये सब हम लोग अभी तक सिर्फ पालमपुर के बारे में परिचय जाने हैं, पालमपुर का परिचय जाने। पालमपुर एक गांव है, कैसा गांव है, उसके बगल का गांव का नाम क्या है, कैसे कनेक्ट है, रोड अच्छा है कि नहीं है ना। और यहाँ भी देखें कि कितना कितना बड़ा गांव है। 450 फैमिली लगभग रहते हैं। अपर कास्ट के है, लोअर कास्ट के है, झोपड़ी है, उसमें बिजली है गांव में, लगभग सभी के घरों में बिजली है। प्राइमरी स्कूल भी है, सेकेंडरी स्कूल भी है ना। और देखिए वहाँ पे 2 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है, कृषिगत और गैर कृषिगत। ये सब अभी सिर्फ हम लोग पालमपुर गांव के बारे में जाने हैं, समझे हैं, उसका परिचय को सिर्फ जाने हैं। अब आगे हम लोग और देखते हैं क्या है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे उत्पादन का संगठन। इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। उत्पादन का संगठन, ये होता क्या है, इसका मतलब उत्पादन का मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु का जब हम लोग उसका निर्माण करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग उत्पादन बोलते हैं। ये प्राकृतिक रूप से भी होता है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को उपजाते हैं, है ना, उसका फसल लगाते हैं, तो भी उसको उत्पादन ही बोलेंगे। जैसे धान का उत्पादन भी कर सकते हैं हम लोग, जिससे चावल बनता है। ठीक है। या फिर आप कृषि से हट के देखें तो एक कुर्सी बनाया गया, चेयर का भी उत्पादन होता है। और भी बहुत सारा चीज़ है ना, ये सब होता है। तो ये उत्पादन जो है ना, किसी वस्तु का जब हम लोग निर्माण करते हैं उसी प्रक्रिया को उत्पादन बोलते हैं। तो उत्पादन में जितने भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग उत्पादन के संगठन के रूप में जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसको आपको उत्पादन करना है किसी भी चीज़ का, धान का करना हो चाहे कुर्सी का, तो आपको ज़मीन का ज़रूरत पड़ेगा, भूमि का ज़रूरत पड़ेगा,
है ना। अगर कुर्सी का उत्पादन करते हैं तो उसमें जहाँ पे मिस्त्री काम करेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं दुकान आप खोलेंगे तो भूमि का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं। हाँ। उसके बाद मान के चलिए कि जो लेबर इसमें काम करेगा, धान भी उपजाने में आपको लेबर का ज़रूरत है, कुर्सी बनाने में भी लेबर का ज़रूरत है, तो उसको हम लोग श्रम बोलते हैं, है ना। इसको श्रम से जानते हैं, भूमि हो गया, श्रम हो गया। अब इसके लिए पूंजी भी लगेगा आपको, है ना, पैसा तो लगेगा, दोनों चीज़ में लगेगा पैसा, तो उसको हम लोग पूंजी लेके चलेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सारा काम करने के लिए कोई ना कोई एक आदमी चाहिए, है ना, इसका ऑनर होगा, जिसके दिमाग में ये सब सारा चीज़ आया होगा, है ना, कि हमको ये सब चीज़ का उत्पादन कर। भूमि, श्रम और पूंजी के अलावा ये सब सारा काम, है ना, जो आदमी करेगा, जिसके जिसके दिमाग में ये सब काम करने के लिए, है ना, विचार आया था, मतलब जो समझिए कि जो बिजनेसमैन है ना, जो ये सब काम करेगा, उसको हम लोग मानव पूंजी में रखेंगे। मतलब मानव भी चाहिए कि नहीं, मानव पूंजी, है ना। ये मतलब ये सारा चीज़ जब मिलेगा तो हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। वो कृषि से संबंधित वस्तु होगा या गैर कृषि से संबंधित वस्तु होगा, लेकिन ये सारा चीज़ चाहिए तो ही आप किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे उत्पादन का संगठन, और इसी को, उत्पादन के संगठन को ही उत्पादन के कारक भी बोलते हैं। उत्पादन के कारक, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सारा कुछ तो ठीक है, ये जो पूंजी है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है। एक होता है अस्थाई पूंजी और एक होता है अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी को हम लोग कार्यशील पूंजी भी बोलते हैं। कार्यशील पूंजी ये होता क्या है, देखिए समझिए। ये जो अस्थाई पूंजी है, ठीक है ना, ये जो अस्थाई पूंजी है, आप जब कोई काम करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक बार बहुत सारा पैसा का ज़रूरत होता है, उसको हम अस्थाई पूंजी में रखते हैं। जैसे मशीन लेना है, या ज़मीन खरीदना है, या बिल्डिंग बनाना है, कोई भी काम करने के लिए, फिर ज़मीन ही रेंट पे आपको लेना है, तो वो सब अस्थाई पूंजी में आएगा। घर बनाना है वहाँ पे अस्थाई पूंजी में होगा, कि जो उसको रेगुलर ज़रूरत होगा वो सामान बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि आप अगर चीनी मिल खोल रहे हैं, ठीक है, चीनी मिल अगर आप खोल रहे हैं, ठीक है ना, चीनी मिल, चीनी आपको बनाने वाला मिल खोल रहे हैं, तो इसमें जो मिल में आप मशीन लाएंगे, ठीक है, और बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है ना, मशीन रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, और भी कुछ कुछ रहेगा, ये सब अस्थाई पूंजी में आ गया। ठीक है। लेकिन यहीं पे आपको गन्ना का ज़रूरत पड़ेगा, जो हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगा गन्ना का, है ना, तो ये कार्यशील पूंजी में आ गया। गन्ना कार्यशील पूंजी में आ गया, लेबर आपको कार्यशील पूंजी में आ गया। लेकिन एक बार जो पूंजी हम लगाएंगे, ठीक है ना, एक बार जो बहुत बड़ा अमाउंट में लगता है ना, मशीन खरीदने के लिए, है ना, और बिल्डिंग बनाने के लिए, ये सबको हम अस्थाई पूंजी बोलते हैं। अस्थाई पूंजी आपका तुरंत तुरंत चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अस्थाई पूंजी जो है ना, तुरंत बदलते रहता है। अस्थाई पूंजी ये जो है फिक्स कैपिटल इसको बोलते हैं, ये एक बार लगेगा तो बहुत लंबे समय तक ये चलेगा, तुरंत इसको बदलता लोग नहीं है। ठीक है। अच्छा, पूंजी को एक बार और हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। चलिए, भौतिक पूंजी, ठीक है, ये दो प्रकार का आपको बताए थे, अस्थाई पूंजी और ये हुआ अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। जैसे आप बड़ा कुछ कर रहे हैं ना, तो आप मशीन लिए उसके लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप दुकान ही खोल रहे हैं, कोई किसी चीज़ का फ़ोटोकॉपी का खोल रहे हैं, तो उसमें आप कंप्यूटर लेंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है ना, कंप्यूटर लेंगे, ये सब आपका अस्थाई पूंजी में आ गया। लेकिन अस्थाई पूंजी में क्या आ जाएगा, जैसे ये मशीन लिए, है ना, किसी भी चीज़ का लिए, जैसे मान के चलिए, तो उसमें कच्चा चीज़ चाहिए कि नहीं, जैसे मान के चलिए चीनी वाला ही लिए, तो गन्ना आपका अस्थाई पूंजी हो गया, है ना। कंप्यूटर लिए हैं, तो जैसे फ़ोटोकॉपी का लिए हैं आप, फ़ोटोकॉपी करने के लिए लिए, तो आपको पेज लेना होगा कि नहीं, ब्लैंक पेज जो A4 साइज आता है ना, तो ये आपका कार्यशील पूंजी में आ जाएगा।
अस्थाई पूंजी में आ जाएगा। अस्थाई पूंजी को ही कार्यशील पूंजी भी बोलते हैं। इसके अलावा आप मानव पूंजी भी थोड़ा सा देख सकते हैं। मानव पूंजी पीछे वाला को ही हम लोग रिपीट कर रहे हैं। मानव पूंजी में जैसे ये सब सारा काम करने के लिए ज्ञान का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, ज्ञान का आवश्यकता पड़ता है। और उद्यम, उद्यम किसको बोलेंगे? जो आदमी इतना सारा काम करेगा, ज्ञान और उद्यम, कोई इंसान ही ना करेगा इतना, तो ये आपका मानव पूंजी में आ गया, ठीक है, इसमें इंसान ही आता है। और इसी इसी चारों को मिला के हम लोग इसी को उत्पादन के कारक भी बोलते हैं। कन्फ्यूज नहीं करना है ना, इसी को बार बार हम रिपीट करके समझा रहे हैं ताकि ये अच्छा से समझ में आपको आ जाए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पालमपुर में खेती, कि पालमपुर में खेती कैसे होता था, ठीक है। पालमपुर में खेती, ठीक है। पालमपुर जो गांव था, जो विलेज था, है ना, इसमें से 75% लोग ना खेती से जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हैं, ठीक है। और बाकी जो 25% है वो, बाकी 25% हुआ ना, 100% का होता है, तो ये जो बाकी 25% है वो गैर कृषि कार्य से जुड़े हैं। गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य में क्या आएगा? जैसे दुकान कोई खोला हुआ है, ठीक है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है, कोई चटाई बना रहा है, ठीक है, कोई मतलब कुम्हार का काम करे ना, कपड़ा सी रहा है, मान के चलिए कपड़ा सिलाई का कार्य कर रहा है, ये सब सारे चीज़ क्या चाहिए? गैर कृषि कार्य, ठीक है। तो जो पालमपुर आपका गांव है उसमें से 75% लोग, है ना, डायरेक्ट कृषि से जुड़े हुए हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए, है ना, जीविका के लिए। जीविकोपार्जन जीविका समझते हैं कि नहीं? जीविका या जीविकोपार्जन, जो लोग अपने ज़िंदा रहने के लिए करता है, मतलब एकदम उसको काम करना ही है ना, अपना दैनिक जीवन में, अपना डेली लाइफ में जितना भी सारा चीज़ उसको ज़रूरत है उसका, उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, तो उसी को जीविका या फिर जीविकोपार्जन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पालमपुर गांव में 75% लोग, है ना, अपना जीवन चलाने के लिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि के कार्य में संलग्न हैं। और 25% जो है गैर कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि कार्य तो आप समझ रहे हैं, है ना, फसल का उत्पादन करना। और गैर कृषि कार्य में वही दुकान है, कंप्यूटर का किसी का दुकान है, ये राशन दुकान है, कोई चटाई बना रहा है, कोई कपड़ा सिल रहा है, और भी अलग अलग काम बहुत सारा कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पालमपुर में खेती। यहाँ खेती स्टार्ट किए थे, लेकिन देख लिए थे इधर कृषि और गैर कृषि कार्य से कितने लोग जुड़े हुए थे, है ना, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे पालमपुर में खेती या कृषि, ठीक है। अब जानते हैं कि भूमि जो है ना वो स्थिर है, वो घटता बढ़ता नहीं है, भूमि स्थिर है। इसको आप सोचेंगे कि बड़ा बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, वो फिक्स है। लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या का खाद्यान्न पूर्ति के लिए, खाना घट जाएगा ना, तो खाना पुराने के लिए खाद्यान्न पूर्ति उसको बोलते हैं, खाद्यान्न पूर्ति के लिए कोई उपाय करना होगा कि नहीं? करना होगा। तो क्या करता है यहाँ पे, मतलब पालमपुर में जो किसान लोग हैं, कि एक से अधिक फसल उगाता है। बरसात के मौसम में खरीफ फसल, ये तो आप जानते हैं, फसल नॉर्मली हम लोग जो उगाते हैं, एक खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, और एक जायद भी होता है, ठीक है। तो पालमपुर के लोग बरसात में खरीफ फसल उगाते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे।
ज्वार बाजरा और भी अलग अलग चीज़ आएगा। और जो रबी फसल है जो सर्दी के मौसम में उगाया जाता है, ठीक है ना, उसमें आपका गेहूँ वगैरह आ गया। और जो जायद है, जायद ये ग्रीष्म ऋतु में, है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी के दिन में जो सब्जी वगैरह होता है, या फिर कोई गर्मी के मौसम में जितने भी सारे सब्जी वगैरह होते हैं, तरबूज, खरबूज, ये सब सारे कुछ जायद में आते हैं। तो 3 प्रकार का फसल होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः अभी तक दो प्रकार के फसल मतलब खरीफ और रबी ही पालमपुर में उगाया जा रहा है। ठीक है। जब ये 3 एक ही वर्ष में और भी एक फसल यहाँ पे उगाया जाने लगा, या फिर और भी खरीफ रबी के अलावा बीच में और कोई फसल उगाया जाने लगा, तो एक ही साल के अंदर बहुत सारा फसल उगाया जाने लगेगा। तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। क्या बोलेंगे? बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कहलाएगा बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली के लिए आपको हर चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे गर्मी के मौसम में अगर आप जायद फसल उगाते हैं, सब्जी वगैरह, या फिर जो भी बताए थे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब अगर उगाते हैं, आपको पानी बहुत चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सब जानते हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले भी देखे कि पालमपुर में बिजली का व्यवस्था था, हर खेतों तक नलकूप पहुंचा हुआ था, तो सिंचाई का भी अच्छा व्यवस्था होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे फसल उगाया जाता था जिसको बहुविध फसल कहते थे। लेकिन मेरा कहना है कि इसका भी एक सीमा होता है ना, है ना। आपको बहुत ज़्यादा खाद्यान्न का ज़रूरत है और आप एक दो बार साल में एक बार ज़्यादा उगाने लगे तो उससे पूरा पूरा नहीं हो जाएगा। मतलब जितना भी जनसंख्या है, जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा उत्पादन बढ़ेगा तो इस जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, तो और दूसरा कुछ उपाय लगाना होगा। इसी समस्या से निपटने के लिए, है ना, 1960 के दशक में कि जनसंख्या बहुत बढ़ गया था और खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो एक हरित क्रांति आया। इसमें उन्नत किस्म के बीज, है ना, और रासायनिक खाद इत्यादि का प्रयोग करके फसल के उत्पादन में बहुत बड़े स्तर पे वृद्धि की गई। ठीक है, हरित क्रांति के माध्यम से। इस हरित क्रांति के लिए आधुनिक किस्म के, है ना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, है ना, और भी अलग अलग टाइप का मशीन जैसे थ्रेसर वगैरह सब लाया गया। बीज जो था वो उन्नत किस्म का था। उर्वरक लाया गया, कीटनाशक जो इसमें कीट हो जाता है फसल में उसको मारने के लिए फिर दवाई लाया गया जिसको कीटनाशक बोलते हैं। और इसके लिए हरित क्रांति के लिए बहुत बड़े स्तर पे पानी का ज़रूरत था। इसको फसल को सिंचाई के लिए, है ना, सिंचाई करने के लिए बहुत पानी का ज़रूरत था। ठीक है, इसके लिए भी वहाँ पे बोरिंग करवाया गया, लाइट बत्ती लाया गया ताकि उत्पादन बढ़े। लेकिन उत्पादन बढ़ा, है ना, उत्पादन बहुत बढ़ा। लेकिन इस व्यवस्था के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा पूंजी का आवश्यकता था। पूंजी मतलब पैसा, है ना। अभी तो आप देखें ना, पूंजी का आवश्यकता था तब ये, क्योंकि इसमें जो उन्नत किस्म के बीज थे वो महंगा थे, और इतना जो एक आधुनिक जो यंत्र लग रहा था, है ना, ट्रैक्टर वगैरह लग रहा था, उसमें पैसा लगेगा कि नहीं? बहुत पैसा लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये सारे किसान, है ना, सारे किसान इस चीज़ को मतलब इतना पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं थे। सारे किसान इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो पूरे देश में ना कुछ क्षेत्र के किसान, है ना, कुछ क्षेत्र के किसान जैसे जैसे पंजाब,
हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसानों ने, है ना, हरित क्रांति का पूरा फ़ायदा उठाया। हरित क्रांति का फ़ायदा उठाया। हरित क्रांति का फ़ायदा उठाया। जहाँ पे पहले, है ना, गेहूं की उपज जहाँ पे 1300 केजी होता था, हरित क्रांति आने के बाद, है ना, उन्नत किस्म के बीज आने के बाद उसी जगह पे गेहूं का उत्पादन बढ़ के 3200 केजी हो गया। 3200 केजी, देख रहे हैं, दुगना से भी बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुआ। दोगुना से भी बहुत ज़्यादा उत्पादन। आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। इसके आगे इसका अगला पार्ट आएगा, है ना, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। आज आप लोग को वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अस्थाई पूंजी है, मतलब कौन है, उसको आप लोग ABCD में यहाँ पे ऑप्शन में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। यहाँ पे हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला मान लेते हैं मजदूरी, जो मजदूर को हम लोग देते हैं, जो काम करता है, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं कच्चा माल। कच्चा माल में आ गया, जैसे आप अगर चीनी मिल खोले हुए हैं तो गन्ना वहाँ के लिए कच्चा माल है। आप अगर धागा बनाने वाला आपके पास मशीन है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे आपका जो रुई है, कपास है, वो कच्चा माल हो गया, ठीक है। तो कच्चा माल का मतलब समझ गया। तीसरा है ना, मशीन। कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें बड़ा सा मशीन लगता है ना, मशीन। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप इसमें जो ABCD में जो आपको सही ऑप्शन लगेगा, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देंगे। इससे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। फाइनली फिर से थैंक यू।